श्री मनोज कुमार जी झा, 5 मिनट्स। जी शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। माननीय मंत्री जी हैं, पटरी वाले भी हैं, आसमान वाले भी हैं और दोनों को फ्यूल देने वाले भी हैं। 3 महत्वपूर्ण महकमा हमारे समक्ष हाजिर है। सर, रेलवे अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही है, लेकिन आमतौर पे मैं देख रहा हूं कि रेलवे को लेकर के जो सार्वभौमिक चिंता है वो बिल से ज़्यादा व्यक्त हो रही है। तो मैं 2-4 चीज़ें उसमें, माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भारतीय रेल की हमारी अवधारणा क्या है। मैं 3 फिल्में ले रहा हूं। पाकीज़ा, जिसमें ट्रेन बोलती है, आप पाकीज़ा में बार बार ट्रेन का सीक्वेंस आना वो कई चीजों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, गमन, माइग्रेशन की पूरी पीड़ा, और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां की ट्रेनों के नाम वहां के हालात बयान करते हैं। श्रम शक्ति, श्रमजीवी, जनसाधारण। वंदे भारत अभी तक हमारी किस्मत में आया नहीं है। मैं कुछ बातें, माननीय उपसभापति महोदय, और एक फिल्म है कुली, उसके भी क्या निहितार्थ थे हम सब वाकिफ हैं। तो भारतीय रेल के साथ कम से कम इस सदन में कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन के उतार चढ़ाव के साथ भारतीय रेल का ताल्लुक रहा है। मैं उनमें से एक हूं। अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे भारतीय ट्रेन ने मुझे सुकून भी दिया है और मुझे सोचने समझने की शक्ति भी दी है, खिड़की के पास बैठ करके। माननीय उपसभापति महोदय, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आज मैं सुबह बाहर अपने घर के खड़ा था, कुली मोर्चा के साथी आए और उन्होंने अपनी चिंताएं मेरे समक्ष कही। हम सब ने कुंभ का बहुत जिक्र किया। प्रयागराज स्टेशन पे जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कुली थे, उनको दरकिनार करके आउटसोर्सिंग की गई। पूरा दस्तावेज है सर, सौंप भी दूंगा। कुलियों को लेकर के मेरे पास इसलिए भी संभवतः आए होंगे क्योंकि लालू जी के कार्यकाल में कुली वर्ग को जो सुविधाएं दी गई वो महत्वपूर्ण है, याद करना। बाकी नव उदारवाद ने कई प्रस्थापनाएं बदल दी हैं। लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं, कुल्हड़ को हमने आखिरी सलाम करके किनारे कर दिया। कुछ चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, डू वी रियली रिक्वायर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन? क्या ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हो? उस रूट पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन जहां दिन में सिर्फ एक गाड़ी चलती है यहां से वहां, और मढ़ौरा में जो डीजल इंजन बन रहा है जिसकी कोडल लाइफ 30 ईयर्स, उसका क्या होगा? अभी भी मढ़ौरा में निर्माण हो रहा है। माननीय मंत्री जी से ब्यूटिफिकेशन पे बहुत खर्च हुआ, अच्छा लगता है, लेकिन एंड यूजर को क्या हासिल हो रहा है खूबसूरत चमचमाती स्टेशन से? क्योंकि मैं देख रहा हूं सर, प्रीमियम ट्रेनों पे जो प्रीमियम है सरकार का वो बाकी ट्रेनों को नहीं है सर। हाल में मैं तमिलनाडु एक्सप्रेस से गया था। माननीय मंत्री जी से मैंने एक दिन लाइटर वेन में आग्रह किया था कि आप अपना प्रशासनिक अमला लेके विजिट मत करो, वेश बदल करके उन ट्रेनों में जाइए। श्रमजीवी, श्रम शक्ति, टीएन एक्सप्रेस, कोई आपको पहचाने नहीं कि आप अश्वनी वैष्णव है, तो आपको फर्क पता चलेगा। माननीय मंत्री जी, IRMS बनाया लेकिन उसमें 8 सर्विस और जोड़ दी। क्या हासिल हुआ भाई? पुनर्विचार करिए, कुछ फैसले अगर बदलने पड़े। अब इसमें 8 नई सेवाएं हैं। 4 वर्षों से चल रहे सर्विस निगोशिएशन का कुछ हासिलात नहीं हुआ। मेरा मानना है कि पहले का जो रेलवे का था कि 5 बोर्ड मेंबर्स बोर्ड में जो अपना अपना डोमेन नॉलेज लेके आए, उनको उसको बहाल किया जाए। मैनुअल कपलिंग अभी भी क्यों हो रही है कोचेज एंड वैगन्स में, जिससे मौत की आशंकाएं रहती हैं? क्या हम इस परिपाटी को खत्म नहीं कर सकते? हम तो खैर क्या कहूं, शिकायत भी नहीं कर सकता। सीवेज में उतर के मरने वाले के लिए आज तक सिवाय आंकड़ों में जोड़ने के हमने कुछ नहीं किया। स्टाफ को लेकर के चिंता है सर। रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी था,
बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। और 23 में संभवतः जनवरी के महीने में यही बताया गया कि 3,12,000 नॉन गजेटेड पोस्ट खाली है। उसके लिए हमारी क्या चिंता हुई? समाप्त करें। बस 30 सेकंड और दे दीजिए जी। बस 30 सेकंड। भारतीय रेल के भविष्य का सवाल है, हमारा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और सेफ्टी को लेकर के मेरे कई साथी बोल चुके हैं, मैं उस पर टिप्पणी सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जब कवच की चर्चा हुई, हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे, बहुत तरह की बातें देखी, लेकिन उसके बावजूद अगर इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अक्सर हम देखते हैं कि भगदड़ भी हुई यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खबरें आई कि सीसीटीवी ऑफ कर दिए गए। हमें चिंता इस बात की होती है कि लोग ना जान जाए, बगैर इसके कि किस प्रकार हम इस तरह की चीजों को करें। अंत में आखिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, सर, भारतीय रेल इस देश के मन में रची बसी हुई है, उसको इतना आसमानी ना बना दिया जाए कि हमें अपने हाथ से दूर जाती दिखे। वंदे भारत से कोई विरोध नहीं सर, बहुत चलाइए वंदे भारत, लेकिन जो आपकी पुरानी ट्रेन थी जिसमें 80% आबादी आज भी सफर करती है, उन ट्रेनों की क्या हालत है, उस पर भी विचार करें। शुक्रिया सर, जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 25 माननीय सांसदों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कई अच्छे सुझाव आए, कई क्रिटिसिज्म हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई माननीय सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था, उसके बारे में विषय रखे। और कई माननीय सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी माननीय सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री हम सबके सम्माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब को। आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वचन बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छे शब्दों में जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बिल से संबंधित विषयों को कवर करना चाहूँगा जो कि एकदम रेलेवेंट है। कई माननीय सांसदों ने एक चिंता जताई कि क्या इस बिल से सेंट्रलाइजेशन होगा, क्या इस बिल से राज्य सरकारों के पावर कम होंगे। कुछ ने प्रश्न उठाया कि क्या बिल से पार्लियामेंट के पावर्स कम होंगे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि ये बिल एक सिंप्लीफिकेशन का बिल है। 2 कानून के बजाय एक कानून में अगर सारे प्रोविजन हो तो एक सिंपलर स्ट्रक्चर है, इसी भावना के साथ किया गया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कितना मेजर एम्पावरमेंट हुआ है फील्ड ऑफिसेस का, उसके बारे में। माननीय खड़गे जी अभी नहीं है, कुछ देर पहले तक यहाँ बैठे थे, जो रेल मंत्री रह चुके हैं। 10 साल पहले रेलवे के जोनल ऑफिसेज में जनरल मैनेजर्स को, डीआरएम्स को, उनके पास जो पावर थे, उसका अगर आज कंपैरिजन करें, माननीय सभापति महोदय, मैं सबको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा, आज जनरल मैनेजर्स के पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का 100% पावर है। चाहे वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो टेंडर या वो 1000 करोड़ का टेंडर हो, उसको आज जनरल मैनेजर एक्सेप्ट करता है। ये एम्पावरमेंट हुआ। 50 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने का यानी अप्रूव करने का वो भी पावर जनरल मैनेजर्स को दिया गया है। ये फील्ड में जो एम्पावरमेंट हुआ है, जिस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन इन 10 वर्षों में हुआ है, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय,
उसके कारण आज रेलवे में इतना जबरदस्त, इतना तेज काम संभव हो पाया है। माइक, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि इतना मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। जिन माननीय सांसद ने कहा कि राज्य सरकारों के पावर कम किए जाएंगे, ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक इनहेरेंट विश्वास रखते हैं, एक पक्का विश्वास रखते हैं और वो राज्य सरकारों को साथ लेके चलने में उनका हमेशा, उनकी कार्यपद्धति, उनके काम को आप देखेंगे तो वो राज्य सरकारों को हमेशा साथ लेके चलते हैं। कई इसके उदाहरण दे सकता हूँ मैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी माननीय सभापति जी बहुत अच्छा बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी मोदी जी ने रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और यही यूपीए के समय मात्र 372 करोड़ होता था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, अध्यक्ष जी वहां पे 6626 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। 870 करोड़, 880 करोड़ होता था। अभी उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, मात्र 800 करोड़ का बजट होता था। यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल, जहां से इतने कद्दावर रेल मंत्री आते थे, प्लीज आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1 सेकेंड प्लीज। वेस्ट बंगाल में बैठ कर माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, टेक योर सीट, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल में जहां यूपीए के समय 4380 करोड़ का बजट होता था, वहां आज 13,955 करोड़ रुपए। ये किस आधार पे कहते हैं कि स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? बताइए माननीय सभापति जी। ये बिल्कुल निरर्थक बात बोलते हैं कुछ लोग और केवल राजनीति के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति न करें। अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मान्यवर मनोज झा जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा और मान्यवर कई सांसदों का इस तरह का मत था कि ज़रूर इसमें टेक्निकल लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाहे ट्रैक सिस्टम देखो, मैन्युफैक्चरिंग देखो लोकोमोटिव्स की, चाहे कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखो, चाहे सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का सिस्टम देखो, चाहे रेलवे के ऑपरेशंस को देखो, हर जगह टेक्निकल इम्पोर्टेंस, टेक्निकल वर्क होता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेके गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिससे कि रेलवे के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। ये उस महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आ रही है। इसके अलावा जो मान्यवर सांसदों ने बिल के विषय में रखा कि बहुत मेरे ख्याल से किसी ने कहा कि बहुत बड़ा रिफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी और इस बिल के माध्यम से रिफॉर्म किया जा सकता था। सभापति महोदय, 10 वर्षों के अगर रिफॉर्म्स को अगर आप देखेंगे तो वो लिस्ट इतनी लंबी है कि आप इस बिल की बात भूल जाइए। एक लगातार रिफॉर्म किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिफॉर्म्स में एक अटूट भरोसा रखते हैं। किसी के कंपल्शन में आके रिफॉर्म करने की बात नहीं है, वो पूरे कन्विक्शन के साथ रिफॉर्म करते हैं। और इसी कारण से आज अगर हम काम की गति को देखें, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इन 11 वर्षों में
34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से ज्यादा रेलवे ट्रैक से। 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये विषय आया, माननीय मनोज जी ने पूछा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है। प्रश्न जायज है इनका। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में और डीजल ट्रैक्शन में 95% कम होता है पोल्यूशन, 95%। अब आप इसको कंपेयर करिए रोड से। पहले अगर रोड से रेल को कंपेयर करें तो ऑलरेडी करीब 90% कम हो जाता है पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशंस है वो। और इलेक्ट्रिकल और डीजल को जब कंपेयर करें तो फिर सिग्निफिकेंट कमी आती है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मेथड से करें। और वैसे भी हमारे पेट्रोलियम की रिजर्व्स लिमिटेड हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी अपने खुद के सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जरिए से रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के माध्यम से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, उसको हमें इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही करना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है और ये देश के स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट में भी आता है। साथ ही साथ माननीय मनोज जी ने कहा कि डीजल के जो लोकोमोटिव्स हैं उनका क्या होगा। जो डीजल के लोकोमोटिव्स हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रेकडाउन के टाइम के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त में इलेक्ट्रिकल लाइन को स्विच ऑफ किया जाता है ताकि उस टाइम में डीजल के मूवमेंट से काम हो सके। कई सारे जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बहुत डीजल कंज्यूमिंग लोकोमोटिव्स थे उनका ऑलरेडी एक तरीके से जो बेचे जा सके उनको बेचा गया है, कि जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके उनको एक्सपोर्ट भी किया गया है और कुछ को कन्वर्ट भी किया गया है। ओवरऑल करीब 4,000 के आसपास डीजल लोको रहेंगे, जो कि ओवरऑल हमारे पूरे देश में जब भी कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट हो उसके काम में आएंगे। तो ये उनके प्रश्न का एकदम स्पेसिफिक मैं जवाब देता हूँ। अध्यक्ष जी, पूछा गया रेलवे में टॉयलेट्स की बात। इन 11 वर्षों में रेलवे के कोचेज में 3,10,000 टॉयलेट बने। 3,10,000 टॉयलेट्स। आप याद कीजिए, इससे पहले की जो परिस्थितियां होती थी, टॉयलेट के नाम पे एक छोटा सा एक होल होता था। आज उससे बहुत बेहतरीन परिस्थिति है और जितने नए रोलिंग स्टॉक बन रहे हैं उनमें टॉयलेट्स में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। ऑनरेबल मेंबर्स, it is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Railways Amendment Bill 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? माननीय मंत्री, प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। 3,10,000 टॉयलेट्स बने और इसके कारण स्टेशंस की जो पहले दुर्दशा थी वो आज किसी भी स्टेशन पे जाए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। कई मान्य सदस्यों ने कमेंट्स किए, शायद उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन में बैठने का एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा, पर जो भी अभी बैठे हैं, ऐसा अभी बहुत काम बाकी है। मोदी जी हमेशा एक ही चीज़ हमको समझाते हैं कि इन 10 वर्षों में जो काम किया है वो एक तरीके से देश के लिए एक फाउंडेशन बनाने का काम किया है। इन 5 वर्षों में 3 गुना मेहनत करके बेस बनाना है, क्योंकि देश को विकसित भारत अगर हमें बनाना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अभी बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ काम करना है। अध्यक्ष जी, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा, कई मान्य सांसदों ने आज कहा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं सबके नाम इंडिविजुअली सबके मैंने नोट्स रखे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए की सरकार में जहां 4,11,000 लोगों को रोजगार दिया गया था रेलवे में, एनडीए की सरकार में 5,02,000 लोगों को रोजगार दिया गया। और अध्यक्ष जी, जो एग्जाम कराए गए, अभी हाल ही में 2 एग्जाम कंप्लीट हुए। रामजी लाल सुमन जी नहीं है, वो कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए, शायद वो परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है, उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक एग्जाम था ग्रुप डी का एग्जाम, 1 करोड़ 26 लाख कैंडिडेट्स उसमें बैठे,
68 दिन तक एग्जाम चला, 133 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 211 शहरों में 726 सेंटर्स में एग्जाम हुआ, 15 भाषाओं में 15 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम हुआ। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं, एग्जाम बहुत कंफर्टेबली, स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। दूसरा एग्जाम एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, 1,11,00,000 लोग कैंडिडेट्स थे, 33 डेज तक एग्जाम चला, 99 शिफ्ट्स में, 191 सिटीज में, 551 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। अभी हाल ही में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम कंप्लीट हुआ, 18,40,000 कैंडिडेट्स थे उसमें, 5 दिन तक एग्जाम 15 शिफ्टों में 156 शहरों में चला, 346 सेंटर्स में, 15 लैंग्वेजेस में, एब्सोल्युटली स्मूथ। इस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, इस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट को बरकरार रखेंगे। कंप्लीट फोकस के साथ रेलवे के एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात भी आई गॉट प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन और मैक्सिमम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है जिसमें लाखों कोर्सेज हैं। उस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम जो एनरोलमेंट हुआ है वो रेलवे के एम्प्लॉइज का हुआ है और जो मैक्सिमम कोर्सेज ले रहे हैं वो भी रेलवे के एम्प्लॉइज ले रहे हैं। उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लगातार कोर्स करिकुलम को अपडेट किया जा रहा है और जितना हो सके प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, सेफ्टी पे आऊंगा मैं, बहुत बड़ा विषय है ये, इस पे कई मान्यवर सांसदों ने इस विषय को उठाया और ये विषय बहुत सीरियस विषय, इसको मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं पर भी इसमें कहीं पर भी ध्यान कम करना चाहिए। सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और निश्चित भाव से ये सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जो स्टेप्स लिए गए मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जो रेल है यानी पटरी है, उस पटरी को 60 किलो की पटरी, 60 किलोग्राम पर मीटर की जो एक हायर क्वालिटी की रेल है, 1.5 लाख किलोमीटर इन 11 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर हायर क्वालिटी की रेलवे ट्रैक लगाया गया है। पटरियों के बीच में अगर वेल्डिंग होती है तो वो वेल्डिंग जॉइंट जो पॉइंट है, वो जॉइंट का पॉइंट वहां पे वल्नरेबल होता है। उसको वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए लॉन्गर रेल पैनल यानी 260 मीटर का रेल पैनल 76,000 किलोमीटर के लॉन्गर रेल पैनल लगाए गए जो कि यूपीए के समय से 7 गुना अधिक है। डिजिटल स्टेशन का कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं रेलवे की टर्मिनोलॉजी में, मात्र 800 स्टेशन हुए थे यूपीए के समय में। एनडीए के समय में 3,243 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लाया गया है। बहुत बड़ी सेफ्टी उससे इंप्रूव होती है। फॉग के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। सिर्फ 90 फॉग सेफ्टी डिवाइस थे 2014 में जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी। आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। हमारे लोको पायलट से पूछिए आप। थिक वेब स्विच, रेलवे का जो रेलवे की पटरी को अगर हम देखें उसमें बीच में एक वेब होता है जो कि दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ता हुआ है। उसको अगर थोड़ा सा हम चौड़ा करें, मोटा करें तो पटरी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। थिक वेब स्विच कहते हैं उसको। थिक वेब स्विच 2014 तक नील थे, नील, जीरो। आज 27,000 थिक वेब स्विच लग चुके हैं पूरे रेलवे सिस्टम में। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, पहला बेटर टेक्नोलॉजी लाना, दूसरा बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। जो रेल रिन्यूअल का प्रश्न भी कई मान्यवर सांसदों ने उठाया कि पटरियां पुरानी हो चुकी है। पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी लगाने का काम 50,000 किलोमीटर में हुआ है, जो कि एक अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है माननीय सभापति महोदय। जब ट्रेन चल रही है उसके बावजूद पटरियों को रिप्लेस करना, किस तरह से मेंटेनेंस के टाइम मेंटेन करना, वो देखिए। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, वेल्डिंग के पॉइंट को
डिटेक्ट करने के लिए, जहां मात्र 79 लाख के आसपास पूरे यूपीए के पीरियड में हुआ, आज वो 1,90,00,000 जगह पे अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन की टेस्टिंग हुई, मतलब डबल से ज्यादा। वेल्ड फेलियर, इसका रिजल्ट दिखता है। वेल्ड फेलियर जहां 2013-14 में, माने खड़गे जी नहीं है यहाँ पर, उनके समय की बात है, 3,700 होते थे, वहां पे आज मात्र 300 रह गए। 92% कमी आई है वेल्ड फेलियर्स में। माननीय सभापति महोदय, हमेशा रेल फ्रैक्चर एक कॉमन हम लोगों की पार्लेंस में आ गया था। दिन रात सुनते थे रेल फ्रैक्चर हो गया। बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। 365 दिनों में 2,548 रेल फ्रैक्चर होते थे। आज वो संख्या 91% कम हो गई है रेल फ्रैक्चर्स की। ये मेंटेनेंस में इंप्रूवमेंट लाया गया। आप मेंटेनेंस का प्रश्न पूछ रहे थे। ट्रेनिंग का, स्टाफ की ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स लगाए जा रहे हैं, जिससे कि रियल लाइफ लोगों में कैसा एनवायरनमेंट होगा, एग्जैक्टली उस तरह के एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग हो। रनिंग रूम्स लोको पायलट के, एक भी रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग नहीं थी 2014 में।